Hello students, welcome to class 12th chemistry. Our chapter 4 chemical kinetics is going on. In this chapter, in this video, our topic is zero order reaction and difference between order of reaction and molecularity. तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है जो 4 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कई बार 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इस तरफ नोट कर लेता हूँ मोलिकुलरिटी। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं और अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो डिफरेंस में आप लोग दोनों की जो डेफिनेशन है उनको थोड़ा सा गौर से देखिए। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, मोलिकुलरिटी भी आप पढ़ चुके हो। दोनों को जब हम पढ़ चुके हैं तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनसे हम एक आराम से डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। जो रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल reaction is addition of power of concentration of reactant। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब आप ऑर्डर निकाल रहे हो तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालते हैं हम तो उसके जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन का क्या होता है, एडिशन होता है। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो बोथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उस पावर का आपको एडिशन करना है। पावर मीन्स जैसे अगर रेट लॉ ये कहता है कि ये कोई रिएक्टेंट है और ये दूसरा कोई रिएक्टेंट है, इसकी पावर 2 आ रही है, इसकी पावर 0 आ रही है, तो दोनों का एडिशन कर दो तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको करना है, इस तरह से हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, और मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ molecules of reactant in a stoichiometry reaction। कोई भी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी टोटल नंबर, जैसे 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी हो गई 2, अगर 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी हो गई 3,
क्लियर है ना। तो जितने भी रेक्टेंट होते हैं उन सब के नंबर को काउंट कर दो, वो उसकी क्या हो जाती है, मोलिकुलरिटी हो जाती है। क्लियर। सेकेंड यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपको एक्सप्लेन किया गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप इजी वे में डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसे एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। वाइल ये जो मोलिकुलरिटी है ये आपको रिएक्शन में दिखती है, विजिबल होती है, पता लगता है कि रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती है, ये तो एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। क्लियर है ना। तो एक डिफरेंस आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हो, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इसमें आप लिख सकते हो इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना। और क्या डिफरेंस बना सकते हैं हम, और देखो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, वो पॉइंट में भी आ सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, और नेगेटिव वैल्यू भी इसकी हो सकती है। वाइल ये जो और मोलिकुलरिटी होती है ये ऑलवेज इंटीजर नंबर होती है। ऑलवेज कैसी होती है, इंटीजर नंबर होती है, इसमें ना तो कोई नेगेटिव होता है, ना ही कोई पॉइंट वैल्यू आती है, ना ही इसकी 0 वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस आप ये बना सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 पॉइंटेड वैल्यू इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हो सकता है, एंड नेगेटिव, और कैसी हो सकती है ये, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज ए इंटीजर नंबर, ये हमेशा क्या होती है, इंटीजर नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है एक। और क्या डिफरेंस बना सकते हो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अफेक्टेड हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। ये इसका वीडियो हम बना चुके हैं, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को अफेक्टेड करने वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, ये अफेक्टेड करते हैं कि नहीं करते हैं। वाइल मोलिकुलरिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता, मोलिकुलरिटी को इनमें से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस आप ये नोट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या सीधे लिख दें इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड हो सकती है। वाइल इट इज नॉट
affected by any external factor। ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर डिफरेंस के थ्रू यहाँ नोट किया गया है। इस डिफरेंस से आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस तो पता चलता ही है, साथ में आपको इसके बहुत सारी जो नॉलेज है ऑर्डर की और मोलिकुलरिटी की वो भी हमको यहाँ पर मिल रही है कि कैसी किन किन सिचुएशंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या थ्योरेटिकल वैल्यू है, इस सारी चीज़ों का पता हमको इससे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट करें। क्लियर? हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट और वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इस पर थोड़ा सा गौर करें कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट, जैसे दो रिएक्टेंट हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, मोर देन टू हो सकते हैं, तो मोर देन टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या मानोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे उसको। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? अरे रिएक्टेंट की पावर पे जीरो लगाएंगे तभी तो इस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो आएगा, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं इस बात को कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टेंट की जो पावर होती है उनका एडिशन। जैसे दो रिएक्टेंट है उनकी जो पावर लगी हुई है उनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो ही उस रिएक्शन का क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो अगर जीरो पावर आ रही है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी, किस पर डिपेंड्स नहीं करेगा? ऑन दी, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। उसको क्या बोलोगे आप? इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे आप? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है ना?
ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इस ऐसी कोई रिएक्शन है, उन रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हो जाएगा रिएक्टेंट की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the zero power of concentration of reactant, to the zero power of concentration ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो 0 पावर होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं और उसका क्या निकालते हैं, यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ये हमारा कोई रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से यहाँ पर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, और ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए इसका रेट कांस्टेंट होगा, उस पर हम क्या लिखेंगे K0, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब इसका रेट लिखते हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करोगे आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नेगेटिव साइन आवेगा नहीं आवेगा ना, अपॉन कंसंट्रेशन को चेंज होने में लगने वाला समय, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे तो नोट करते हैं, ठीक है ना। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt इज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को dx अपॉन dt इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम d को यूज़ करते हैं, और x को यहाँ पर हमने क्या मान लिया था, इनिशियली कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करो, dx अपॉन dt, आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या नोट करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट नोट करना पड़ेगा, और कांस्टेंट इसके लिए क्या लगा सकते हो, K0, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, क्लियर है ना। अब रिएक्टेंट की जो पावर है वो कंसंट्रेशन शो कर रही है, और कंसंट्रेशन शो कर रही है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 जो पावर लगाते हो आप लोग, किसी भी पावर अगर 0 आप लगाते हो किसी भी नंबर के लिए, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 वैल्यू मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 वैल्यू मान लेते हैं ना उसको हम। तो एक ही पावर यहाँ पर 0 लग रही है, इसको क्या मान सकते हैं हम, 1। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज dx अपॉन dt इक्वल टू K0, ये आ गया, ये इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये जो इसके इक्वेशन है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर K0 क्या है, देखो मैं नोट कर दूँ पहले, इट इज ए डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। हियर K0 इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। K0 जो क्या है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाते हैं। इसका इंटीग्रेटेड, इंटीग्रल लेना है इक्वेशन। इसका बना रहे हैं आप लोग dx/dt इक्वल टू K0 का, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन लीजिए आप इसका जब इंटीग्रेशन लेते हो तो इसको आप लोग कैसे नोट कर सकते हो, और इंटीग्रेशन लेने के लिए, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इंटू, चाहे न्यू लिख दो, K0 इंटू dt, ऐसे नोट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसका इंटीग्रेशन लीजिए, और इंटीग्रेशन लेने पर क्या आएगा देखो, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, तो देखो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू K0 इंटीग्रेशन dt। क्लियर है, हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद आप लोग इसको किस तरह से खोलकर लिख सकते हो, इसको हम इंटीग्रेशन लेने के बाद खोलकर लिख सकते हैं x इक्वल टू, इंटीग्रेशन को हटा रहे हैं अब हम, x इक्वल टू K0 इंटू K0t, K0t प्लस c, यहाँ पर c आता है अलग से, और c क्या है, ये रेट कंसंट्रेशन है, ये c क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। मतलब कंसंट्रेशन क्या है, इसको आप कांस्टेंट कह सकते हो। कौन सा कांस्टेंट है ये, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। हियर C इज इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। C को क्या बोल सकते हो आप, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गया किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख दिया हमने, और क्या नोट कर दिया, और हमने नोट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं इसे यहाँ से इरेज करता हूँ। क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं हम, इरेज करते हैं इसको ऊपर से, ओके। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, क्या है ये, वहाँ के बाद मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ x इक्वल टू K0t प्लस c, ठीक है ना। देखो इफ़ x इक्वल टू 0 मान लें और t इक्वल टू भी 0 मान लें, x की वैल्यू को यहाँ पर 0 रख दें और t की वैल्यू को भी हम क्या रख दें, 0 रख दें, इस इक्वेशन में रखो, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर सोचो c की वैल्यू क्या आएगी, देन c इक्वल टू भी क्या हो जाना है, 0। c इक्वल टू भी 0 हो जाए, भाई इसकी जगह भी 0 रख दो और t की जगह भी 0 रख दो, g को 0 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये सारे 0 हो गए, तो अब c इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। अगर c इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन को आप किस तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है ना। और
x इक्वल टू k0t लिख सकते हैं भाई। c की वैल्यू अगर 0 आ गई, और 0 कैसे आ गई इस बात को भी ध्यान देना। अगर x की वैल्यू आपने 0 मान ली, इधर t की वैल्यू आपने 0 मान ली, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हमने रख दी, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। अब इस c की वैल्यू को मैं दोबारा से पुट करूं इसके अंदर, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू k0t बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम k0 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, x अपॉन t। क्या आ रहा है, x अपॉन टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के का मालूम ही है आपको, के क्या है, रेट कांस्टेंट है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है ना। के क्या है, रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। यूनिट के बारे में पहले भी आपको सभी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट लिख चुका हूँ, सभी ऑर्डर की यूनिट लिख चुके हैं हम। ठीक है ना। तो यूनिट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्या करें स्टूडेंट्स हम यूनिट निकालने के लिए, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी आई थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इच इनवर्स आई थी। ठीक है ना। कंसंट्रेशन इनवर्स सेकंड इनवर्स यही तो आया था। और कंसंट्रेशन को किस में लेंगे आप यहाँ पर, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आ गई। और कंसंट्रेशन ये आ गई तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड इनवर्स आया था, तो इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, देखो इसको उल्टा ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अरे इसकी जो वैल्यू थी वो इनवर्स थी ना, कंसंट्रेशन कैसी थी, इनवर्स थी। कंसंट्रेशन को मैंने नोट कर दिया मोल पर लीटर में। अब लीटर को अगर ये मोल इनवर्स बटे लीटर इनवर्स आ गया ना, अब लीटर इनवर्स को ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो लीटर तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है। तो समझ आ गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। और बच्चों बहुत बार ये पूछा जाता है ओनली राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या तो ये लिखवा लिया जाता है या फिर आपसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखवा लिया जाता है, और कुछ नहीं लिखवाया जाता, बस फाइनल जो इक्वेशन आपके पास आया है वो नोट करवा लिया जाता है। ठीक है। अच्छा अब देखो मैं एक बार दोबारा से इसको ले रहा हूँ, किसी भी कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन का जो रेट है वो कौन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब हमने कंसीडर कर ली ये वाली रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर की एक रिएक्शन है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K0। ठीक है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम नोट करना चाहें तो कैसे नोट करेंगे, dA/dt, माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं किसके लिए, हम रिएक्टेंट के लिए। लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइमली बहुत ही स्मॉल टाइमली में चेंज होती है, इसलिए हमको कैसे नोट कर सकते हैं, dx/dt। ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो पावर आ जाएगी।
क्लियर, समझ आ गई? ठीक है ना? ठीक है भैया। अब देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटाया तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट रखना पड़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कांस्टेंट K0 नोट कर दिया। ठीक है। अब अगर किसी भी कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या कोई भी नंबर हो, उसकी जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। जब किसी के ऊपर आप पावर 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो A की कंसंट्रेशन पर पावर 0 लगी हुई है तो इसकी वैल्यू को क्या आ जाए, मान लेंगे आप 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। जब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास क्या रिमेन्स है? dx/dt इक्वल टू K0। ठीक है ना? इस वाले इक्वेशन को क्या बोलोगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो ये हमको ध्यान में रखना है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखो K0 का पता ही है, मैंने नोट भी कर दिया यहाँ पर। अब इस रिएक्शन का हम क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन नोट करते हैं इस वाली इक्वेशन का। यही वाली इक्वेशन तो ली है। अब इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो नोट कर सकता हूँ, dx इक्वल टू K0 इंटू dt नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन लिया और इधर dt का इंटीग्रेशन लिया, तो यहाँ पर हमको क्या बचा? इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट यहाँ पर रखना पड़ता है, और यहाँ पर c हमने एक कांस्टेंट लिख दिया जिसको क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना? इस वाली इक्वेशन को लेकर मैं उधर गया हूँ। यहाँ पर चेक करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर x की और t की वैल्यू को 0 ले लिया जाए, मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं x की और t की वैल्यू को 0 ले ले, तो इस वाली इक्वेशन में जब आप 0 वैल्यूज़ को पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। अब अगेन इस c की वैल्यू को अगर इसमें रखूं मैं, अगेन c की वैल्यू को इसी इक्वेशन में रखूं मैं, तो मेरे पास क्या रिमेन्स होगा? क्या रिमेन्स होगा? x इक्वल टू K0t, यही तो बचेगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से मैं K0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी? x/t। और इस वाली इक्वेशन को क्या बोलोगे स्टूडेंट? इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट थी, यूनिट लिखना मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था और यहाँ भी आपको ध्यान दिला दिया। कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यूनिट नोट करने की, है ना। अब आप इसमें कंसंट्रेशन को क्या ले रहे हो? मोल बाई लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब इसको सीधा करके लिखते हैं तो लीटर तो किस में आ जाता है? पॉजिटिव में। मोल इनवर्स, मोल ऊपर है इसलिए इनवर्स में रह गए, नेगेटिव वैल्यू रहेगी इसकी, और सेकंड की भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशन यहाँ पर डिटरमाइन किए हैं। ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम इसको, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है हमको किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और इसको ग्राफ को बनाएंगे हम किसके अकॉर्डिंग? आपने अभी रेट इक्वेशन निकाली है ना, रेट इक्वेशन निकाली है ना आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड। ठीक है। तो देखो नोट करते हैं, दी रेट इक्वेशन क्या निकली थी? इंटीग्रेटेड इक्वेशन x इक्वल टू K0t, यही तो निकला था। ठीक है ना। ये क्या है?
इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड रिएक्शन वो है इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक लाइन और नोट कर देता हूँ। इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैं बताऊंगा आपको अभी कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे है। स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज इक्विवेलेंट, हुज स्लोप, स्लोप को किससे नोट करते हो आप, tan थीटा से। हुज स्लोप इज इक्विवेलेंट टू रेट कांस्टेंट, इज इक्विवेलेंट टू रेट कांस्टेंट। इसका जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू k0t और इसको बता रहे हैं हम कि ये कैसा आएगा इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा बताओ। ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स है कि नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स, इसको m मान लो इसको x मान लो। तो y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है जो दोनों के कॉर्नर से निकलकर सीधे स्ट्रेट जाती है। पहले भी बताया था ना y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आपको, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। तो मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर दें, हाँ जी, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो। ठीक है, आप एक साइड में तो क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे। कंसंट्रेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं एक्स से, और एक साइड में क्या ले लेंगे, टाइम, ठीक है ना। अब y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये खींच दी मैंने स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है ना। और इसका स्लोप कहाँ पे माने, यहाँ से मान लो आप इसका स्लोप, ये स्लोप मान लो, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये स्लोप क्या डिनोट करेगा, ये रेट कांस्टेंट को बताएगा। किसको बताएगा, रेट कांस्टेंट को, डेल एक्स डेल टी। ये तो टाइम वाली लाइन आ गई भाई, सीधी कर दूँ इसको थोड़ा सा। ये तो टाइम वाली लाइन आ गई और ये वाली किसकी आ गई, रेट वाली, वो उसकी कंसंट्रेशन वाली। तो इसका स्लोप कैसे लिखोगे आप, स्लोप tan थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आ गया इसका स्लोप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो y इक्वल टू एम एक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। और इसके अकॉर्डिंग होने वाले जो ग्राफ होते हैं उनमें ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने आज यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को डिटरमाइन किया। उन इक्वेशंस को डिटरमाइन करने के बाद हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक इसका होता है वो होता है कि कोई भी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड को मैं डिटरमाइन तो नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है वो, तो लॉन्ग हो जाएगी वीडियो आपकी।
तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ लाइफ का मतलब टाइम पीरियड कैसा है? हाफ। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? टी हाफ से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपने अगर जैसे कोई रिएक्टेंट लिया ए और इस रिएक्टेंट को लिया आपने 100 ग्राम, ठीक है, और इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इस रिएक्टेंट की जो हाफ अमाउंट है, रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा है, वो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है। समझ आ रही होगी बात। रिएक्टेंट के जैसे 100 ग्राम अपने लिए हैं, तो रिएक्टेंट के 50 ग्राम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो लगने वाला टाइम होता है, यानी कि इसकी अमाउंट कितनी ले ली है? अमाउंट कितनी ले ली है आपने? हाफ। रिएक्टेंट की अमाउंट कैसी होनी चाहिए? हाफ। हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स in which time period, this time period is known as half life period of a reaction। तो ये हाफ लाइफ पीरियड होता है, और हाफ लाइफ पीरियड को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।